नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का अध्याय 4, जिसका नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। इसका भाग 2 है व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। इस पूरे अध्याय में हम जानेंगे कि आखिरकार वनों का विनाश क्यों होता है, व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत किस प्रकार हुई, वन विद्रोह क्यों हुए, इसी के साथ जावा के जंगलों में हुए परिवर्तन या बदलाव की हम बात इस पूरे अध्याय में करने वाले हैं। चलिए, तो इसमें हम शुरू करने वाले हैं महत्वपूर्ण भाग व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। चलिए तो देखते हैं। आइए देखिए, यहां पर आपको एक जर्मन विशेषज्ञ की तस्वीर दिखाई दे रही है। ये जर्मन विशेषज्ञ, इनका नाम है डाइटरीज ब्रेंडिस। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये देश के पहले वन महानिदेशक नियुक्त हुए। तो देश के पहले वन महानिदेशक, इनका संबंध था जर्मनी से। चलिए, इन्होंने कुछ सुझाव दिए थे वनों को लेकर। हम बात कर रहे हैं व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत की। तो किस प्रकार व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत होती है, क्या क्या नियम कानून इसके तहत तय किए जाते हैं, आइए जानते हैं। तो ब्रेंडिस ने कुछ सुझाव दिए। ब्रेंडिस के सुझावों को याद रखिएगा। क्या क्या सुझाव थे, जैसे कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना, यानी कि वनों का संरक्षण कैसे हो, वनों का संरक्षण किस प्रकार किया जाए, पेड़ों को काटा भी जाए तो कितनी संख्या में काटा जाए ताकि वनों को कोई नुकसान ना हो। इस प्रकार की जो चेतना है वह लोगों के मन में जगाना, लोगों को इस चीज का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी के साथ जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना। जब तक जंगलों का प्रबंधन नहीं किया जाएगा तब तक वनों का ऐसे ही विनाश होता रहेगा, वन संपदा जो है वह धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। इसलिए जंगलों के प्रबंधन के लिए ठोस कदम उठाए जाने आवश्यक है। यह भी ब्रेंडिस का सुझाव था। इसी के साथ वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करना कि वन संपदा का कितना कितना उपयोग किया जा सकता है, इसके लिए भी नियम होने आवश्यक है। इसी के साथ में पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने पर पाबंदी लगाना, क्योंकि देखिए, पशु भी अगर चरते हैं, एक जगह पर कंटिन्यू चारा चरते हैं, तो ये मृदा अपरदन जैसी समस्याएं आती है और ऐसे क्षेत्रों में फिर जो है वन जो है दोबारा से नहीं उग पाते हैं, पेड़ नहीं उग पाते हैं, पौधे नहीं लग पाते हैं। तो इन चीजों पर पाबंदी लगाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो गांव वाले क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जो वनों में रहते हैं, वे निरंतर अपने पशुओं को जो है वनों में चराते थे। इसी के साथ में इस तंत्र की अवमानना करने वाले व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा। यानी कि ये जो पूरी व्यवस्था बनाई गई है वनों के संरक्षण के लिए, अगर कोई व्यक्ति इन नियमों को फॉलो नहीं करता है, नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे सजा भी भुगतनी होगी। सजा का प्रावधान, या हम कह सकते हैं कि दंड का प्रावधान भी तय किया गया। ठीक है, तो ये कुछ ब्रेंडिस के सुझाव थे जो कि जानना जरूरी था। चलिए, यहां पर हम देख रहे हैं इटली स्थित टस्कनी में पोपलर के जंगल का एक व्यवस्थित गलियारा। ये जंगल का गलियारा है। यह एक प्रकार का, हम देख रहे हैं कि इन पेड़ों को जो है एक ही लाइन में, है ना, एक लंबी लाइन वाले सीध में इन पेड़ों को लगाया गया है। ये क्या है? ये एक मॉडल है। ठीक है, इस मॉडल को वैज्ञानिक वानिकी ने प्रोत्साहन दिया था। तो हम देख रहे हैं ये इटली स्थित टस्कनी में पोपलर के जंगल का व्यवस्थित गलियारा है। एक समान लंबाई और सीध में लगे इन पेड़ों को देखें, यही वह मॉडल है जिसे वैज्ञानिक वानिकी ने प्रोत्साहित किया था। तो वैज्ञानिक वानिकी द्वारा इस प्रकार वनों को लगाने को जो है प्रोत्साहन दिया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इटली के वनों का एक उदाहरण। आगे हम देख रहे हैं, यहां पर आपको कांगड़ा का एक देवदार बागान दिखाई दे रहा है 1933 का। इसमें भी जो है एक सीध वाले जो है वन आपको लगे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो है अलग अलग लगे हुए हैं। ठीक है, एक लाइन में ना लगकर ये आगे पीछे जैसे भी हैं लगे हुए हैं। तो वैज्ञानिक वानिकी ने जो प्रोत्साहन दिया वो हमने पीछे देख लिया है। चलिए, अब हम देखते हैं, ब्रेंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना होती है और 1865 में भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में ब्रेंडिस ने सहयोग दिया था। भारतीय वन अधिनियम बना। वन अधिनियम के तहत तरह तरह के कानून बनाए गए और उन तरह तरह के कानूनों से जो है लोगों का जीवन भी प्रभावित हुआ, विशेषकर उन लोगों का जीवन जो
जंगलों में या वनों में रह रहे थे। इसी के साथ में हम देख रहे हैं इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना होती है 1906 में देहरादून के अंदर। हम यहाँ देख रहे हैं 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। शिक्षा यानी कि इस संस्थान में क्या शिक्षा दी जाती थी, तो आपको पता होना चाहिए, यहां पर वैज्ञानिक वानिकी यानी कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सिखाई जाती थी। द इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल देहरादून भारत, ब्रिटिश साम्राज्य में खुला पहला वानिकी स्कूल था ये, पहला फॉरेस्ट्री स्कूल था ये, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काटा गया और इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगाए गए। अब देखिए, वैज्ञानिक वानिकी, हमने अभी इटली का तस्वीर देखा था, है ना, उसमें हमने देखा कि एक ही लाइन में जो है पौधों को लगाया गया है। तो उन्हें एक लाइन में करने के लिए बीच में जो अन्य प्रजातियां पौधों की आ रही थी उन्हें काटा गया, जैसा कि यहां लिखा भी हुआ है कि विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को अन्य प्राकृतिक वनों को काट दिया गया, ठीक है। इसे बागान कहा गया, यानी कि यह जो व्यवस्था थी, इस प्रकार पेड़ों को लगाना, इन्हें क्या कहा गया, क्या नाम दिया गया, बागान नाम दिया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र की नाप जोख की, है ना, कि कौन कौन से पेड़ किसके क्षेत्र में ज्यादा हैं, ठीक है, और उन्हें जो है फिर हम देख रहे हैं कि बागानों में परिवर्तित किया गया। साथ ही हम देखते हैं वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई गई और उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्रफल प्रतिवर्ष काटा जाए, यानी कि पहले जो है वो अनियमित कटाई होती थी, है ना, कोई व्यक्ति कितने भी जो है पेड़ काट लेता था। हमने देखा कि रेल की पटरी के जो स्लीपर है उनके उपयोग के लिए कितनी ज्यादा जो है लकड़ियां, कितने ज्यादा जो है पेड़ काटे जाते थे, लेकिन अब जो है प्रति वर्ष काटे जाने वाले वृक्षों की जो संख्या है वो निश्चित कर दी गई, यानी कि कितने क्षेत्र पर जो है वन जो है काटे जाएंगे यह निश्चित किया गया। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाना तय हुआ, यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल और केवल हमें पेड़ों को काटना ही है ना, पेड़ों को काटने के साथ में पुनः वहां पेड़ लगाना भी है ताकि वहां पर पुनः जंगल बन सके, है ना। ऐसा नहीं कि केवल काट दिया जाए और जो जंगल था उसे भी जो है उजाड़ दिया जाए, ऐसा नहीं करना है, ताकि कुछ ही वर्षों में यह पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। 1865 में वन अधिनियम लागू हुआ था, याद रखना, और फिर वन अधिनियम लागू होने के पश्चात इसमें 2 बार संशोधन भी होता है, एक होता है 1878 में, एक 1927 के अंदर होता है। आइए तो हम वन अधिनियम लागू होता है, इसमें संशोधन होते हैं, इनमें क्या क्या प्रावधान होते हैं, क्या क्या कानून होते हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए 1878 का अधिनियम, इसमें क्या क्या बातें हुई, जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अब आप ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, जंगलों को यहां पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है, एक है आरक्षित वन, एक है सुरक्षित वन और एक है ग्रामीण वन। इसके अलावा सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया और इसी के साथ में गांव वाले केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। पहले क्या होता था कि जो गांव वाले जो थे वो आरक्षित वन हो चाहे किसी भी प्रकार के वन हो, जब तक वनों का वर्गीकरण नहीं हुआ था तब तक वे जो है वनों से पत्ते या फिर अलग अलग प्रकार के, जैसे हम कहते हैं जलावन लकड़ियां, ईंधन के लिए लकड़ियां, ये ले लिया करते थे। लेकिन अब जो है 1878 के अधिनियम के तहत जो है कुछ शर्तें और नियम लागू किए गए जिसके तहत वनों का जो है वर्गीकरण किया गया। अब जो गांव वाले हैं वो आरक्षित वनों में से किसी भी प्रकार की लकड़ी नहीं काट सकते हैं, घास नहीं ले सकते हैं। अब गांव वालों के लिए जो है हम यहाँ पर थोड़ी सी समस्या देख रहे हैं। चलिए, हमने यहाँ पर नए शब्द में देखा वैज्ञानिक वानिकी। वैज्ञानिक वानिकी क्या होता है, वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं, इसी को ही वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता है। अब हम देख रहे हैं कि लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ, यानी कि वन कानून बने, वन अधिनियम बने और वन अधिनियम के साथ साथ ही लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित हुआ। एक बात तो तय है कि आरक्षित वनों से अब गांव के लोग जो है किसी भी प्रकार की लकड़ी, जलावन लकड़ी, ईंधन के लिए लकड़ी नहीं ले सकते थे, तो उनका जीवन जो है थोड़ा बहुत प्रभावित तो हुआ ही होगा, क्योंकि सबसे अच्छे जो वन थे वो आरक्षित वन ही होते थे। एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग जरूरतों जैसे ईंधन, चारे, पत्तों के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे, यानी कि वे चाहते थे कि भाई जंगलों में सभी प्रकार की चीजें हमें एक ही जगह मिल जाए, एक ही जंगल में मिल जाए, है ना। वहीं वन विभाग जहाजों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी, सख्त, लंबी और सीधी लकड़ी चाहते थे। लेकिन वन विभाग का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था, उनके लिए तो मुख्य उद्देश्य था जहाज निर्माण, जहाज निर्माण में सख्त मजबूत लकड़ी, रेलवे के पटरी के स्लीपर, इनके लिए सख्त मजबूत लकड़ी उगाना। यहाँ एक तरफ इनको अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए जो है वनों के उपयोग को ये महत्व दे रहे थे और इन्हें वनों के जो संसाधन है वो उन्हें चाहिए थे, और एक तरफ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उद्योगों के विकास के लिए, जहाज और रेलवे निर्माण के लिए जो है वन विभाग जो है लकड़ियों को लगा रहे थे, पेड़ों को उगा रहे थे। इसलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित
किया गया। यानी कि जो वन विभाग है वो सागौन और साल जैसी लकड़ियों को प्रोत्साहन देते हैं जो कि मजबूत होती है, जिनसे हम कह सकते हैं जहाज और रेलवे की जो पटरियां हैं उसके स्लीपर बनाए जा सकें। चलिए, इस प्रकार हम देख रहे हैं। यहां पर आप देखिए कि गांव वालों को जो है जंगलों का कितना महत्व था। गांव वालों के जीवन में जंगलों का काफी महत्व था। उन्हें जो रोजमर्रा की जो आवश्यकता की चीजें हैं वो जंगलों से ही मिलती थी। हम यहाँ पर जंगलों से महुआ बीनना देख रहे हैं। महुआ के फूल खाए भी जा सकते हैं और इनका इस्तेमाल शराब बनाने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, इसके बीजों से तेल भी बनाया जाता है। तो देखिए, महुआ के जो बीज है उन्हें ये बीन रहे हैं लोग, है ना, ताकि ये इन्हें खा भी सकें, इनसे शराब भी बना सकते हैं और इनके बीजों से तेल भी निकाल सकते हैं। इसी के साथ में वन्य इलाकों में लोग कंदमूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों का उपयोग करते थे। दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता था। हल, खेती के औजार में लकड़ी का प्रयोग होता था। बांस से बेहतरीन बाड़े बनाई जा सकती थी। इसका उपयोग छतरी तथा टोकरी बनाने के लिए भी किया जा सकता था। यहाँ पे मेरे कहने का उद्देश्य यही है कि जहां ग्रामीण लोग वनों से इतनी सारी चीजें प्राप्त करते थे कि देखिए यहाँ पर वो अपने कंदमूल, फल, पत्ते आदि उत्पादों का भी उपयोग कर लेते थे। कोई उपचार के लिए जड़ी बूटियां भी प्राप्त कर लेते थे। ठीक है, इसी के साथ में खेती के लिए जो है औजार भी वो लकड़ी से औजार बना लेते थे। बांस से बेहतरीन बाड़े बनाई जा सकती थी। इसी के साथ हम देख रहे हैं कि वे छतरी और टोकरी भी बना लेते थे। इसी के साथ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सूखे हुए कुम्हड़े के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता था। कुम्हड़े जो है वो एक प्रकार का कद्दू ही होता है। हम देखते हैं फलों में, सब्जियों में एक प्रकार का कद्दू ही होता है। ठीक है, इसके अलावा पत्तों को जोड़ जोड़कर खाओ और फेंको किस्म के पत्तल और दोने बनाए जा सकते थे। हमने देखा है कि अक्सर हम अभी भी देखते हैं कि पत्तल, जो कि पत्तों की जो दोने बनाए जाते हैं, पत्तल बनाए जाते हैं, हम डिस्पोजल देखते हैं अभी तो प्लास्टिक वाले आ जाते हैं, लेकिन पहले जो है पत्तों की प्लेटें बनाई जाती थी। खाओ और उसे फेंको। ठीक है, उसका कोई नुकसान भी नहीं है क्योंकि वो पत्ता ही है। प्लास्टिक का तो फिर भी नुकसान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो है पतले भी बना सकते थे गांव वाले लोग। इसी के साथ में सियादी की लताएं, है ना, ये भी एक प्रकार का पेड़ ही है। इसकी लताएं होती है और इनकी लताओं से रस्सी बनाने का काम में लिया जाता था। तो देखिए, सियादी की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती थी, है ना। सेमूर एक सूती रेशम होता है कि कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती थी। तो कहने का मतलब है कि गांव वालों को जंगलों से इतनी चीजें मिल रही थी कि रोजमर्रा के जीवन में जो जो चीजें काम में आती थी, चाहे वो सब्जियां छीलना हो, चाहे वो रस्सी का प्रयोग हो, चाहे वो किसी रोग के उपचार के लिए जड़ी बूटी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की चीज हो, जंगलों से गांव वालों को बहुत लाभ था। लेकिन अब तो क्या बन चुके हैं, नियम बन चुके हैं। ठीक है, महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता था। इसी के साथ में वन अधिनियम के तहत गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई। अब ये इतने सारे गांव वालों की जो रेगुलर काम में आने वाली चीजों की हमने बात की, जिन्हें वो जंगलों से प्राप्त करते थे, वन अधिनियम बने, कानून बने। आरक्षित वनों में गांव वालों का जो प्रवेश है वो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि बैन कर दिया गया, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, पशुओं को चराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो अब जो है गांव वालों की मुश्किलें बढ़ चुकी है, उनकी समस्याएं बढ़ चुकी है। इस कानून के बाद लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल, फल इकट्ठा करना गैर कानूनी बन गया। यानी कि ये सारी चीजें अब गैर कानूनी हो गई है। अब गांव वाले फिर क्या करेंगे, है ना। हम यहां पर देख रहे हैं सूखते हुए तेंदू के पत्ते, है ना। जंगलों में रहने वाले बहुत सारे लोगों के लिए तेंदू के पत्ते की बिक्री आय का प्रमुख साधन था। तेंदू का पत्ता जिससे बीड़ी भी बनाई जाती है, तो गांव के जो लोग हैं वो जंगलों से तेंदू के पत्ते भी प्राप्त करते थे और उनकी जो है छोटी मोटी आय का यह साधन था, है ना। आय के साधन भी जो है इस अधिनियम के तहत उनसे छीन रहे हैं, है ना। रोज की वो रोजी रोटी किस प्रकार कमाएंगे, अपना पेट किस प्रकार पालेंगे, उनके लिए बड़ी मुश्किल यहां पर सामने आ खड़ी हुई थी। देखिए, बच्चे, महिलाएं और वृद्ध ही मुख्यतः पत्ते इकट्ठे करते थे। आप यहां पर देख रहे हैं तेंदू के पत्ते इकट्ठे किए जा रहे हैं, उन्हें सुखाए जाते थे, है ना। बीड़ी बनाने में तेंदू के पत्तों का प्रयोग में लिया जाता था। खलिहानों से अनाज लाते हुए देखिए किस प्रकार जो है खेत खलिहानों से जो है गांव के लोग अनाज लाते थे। सारी जो चीजें हैं अब प्रतिबंध इन पर लग चुका है। आरक्षित वन जो अच्छे वन थे अब उनमें इनकी एंट्री बंद हो चुकी है। अब किस प्रकार ये अपना गुजारा करेंगे। चलिए, वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई। अब हम देख रहे हैं कि वनों में कुछ नियम बने, वनों का नियमन हुआ और खेती फिर किस प्रकार प्रभावित होती है हम उसे भी देखते हैं। आइए, यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतु खेती प्रथा पर दिखाई पड़ता है। हम यहाँ पर जूमिंग खेती की बात करेंगे या घुमंतु खेती की बात करेंगे। इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, हम देखेंगे। एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका में यह खेती एक परंपरागत तरीका है। ठीक है, यह खेती का एक परंपरागत तरीका है, यानी कि जो झूमिंग कृषि है या हम कह सकते हैं कि जो घुमंतु खेती है, यह एशिया में, अफ्रीका में और अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में एक परंपरागत खेती का तरीका है।
इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जानते हैं। हम देखते हैं इसके कई स्थानीय नाम हैं, ठीक है। जैसे कि दक्षिणी पूर्व एशिया में इसे झूमिंग कृषि को हम लादिंग कह देते हैं, मध्य अमेरिका में मिल्पा कह देते हैं, अफ्रीका में चितमैन या तावी कह देते हैं, श्रीलंका में चैना, और हिंदुस्तान में तो देखिए धया है, पैंदा है, बेवर है, नेवड़ है, झूम है, पोंडू है, खंदाद है और कुमरी। अलग अलग नामों से जो है इस कृषि को, इस खेती को हम कह सकते हैं झूमिंग खेती को पुकारा जाता है। अब हम देख रहे हैं कि घुमंतु कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता था। यानी कि जो झूमिंग कृषि है, घुमंतु कृषि है, इसमें जंगल के कुछ भागों को जो है काट दिया जाता था, उन्हें जला दिया जाता था। फिर उसकी जो राख होती थी, है ना, मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते थे, है ना। जो राख होती थी, इस राख में जो है बीजों को बो दिया जाता था। फिर अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती है, ठीक है। इन खेतों पर 2-1 साल खेती की जाती है, फिर इन्हें 12 से 18 साल तक जो है खाली छोड़ दिया जाता है, जिससे वहां फिर से जो है जंगल पनप सके, है ना। जंगल पनपने में काफी वक्त लगता है। तो इस प्रकार जो है जंगलों में हम देख रहे हैं कि उन्हें जलाया जाता है, काटा जाता है, जलाया जाता है। फिर जो उसकी राख है, उसकी राख में जो है वर्षा के पश्चात जो है बीजों को बो दिया जाता है ना। उसके पश्चात उसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि वापिस वहां पर जंगल बन सके। इस प्रकार की जो है हम यहाँ पर झूमिंग कृषि देखते हैं। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती थी, यानी कि झूमिंग कृषि के तहत ये जो भूखंड है जिन्हें जलाया गया है, जिसकी राख में जो है फसल उगाई गई है, तो किस किस प्रकार की कृषि यहाँ पर होती थी। तो देखिए मध्य भारत और अफ्रीका में तो यहाँ पर ज्वार बाजरा लगाया जाता था। ब्राजील की बात करें तो कसावा, और लेटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का व फलियां लगाई जाती थी, ठीक है, झूमिंग या घुमंतु कृषि के तहत। चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं, देखिए यहां पर टोंगिया खेती एक ऐसी व्यवस्था थी, यहां पर टोंगिया खेती दिखाई जा रही है, ठीक है। यहां पर आपको कुछ लोग दिख रहे हैं जिनके हाथ में जो है बड़े बड़े लट्ठे हैं, जिनसे जमीन में छेद कर रहे हैं और छेद करके फिर वहां पर जो है बीज ये लगाते हैं। देखते हैं, टोंगिया खेती एक ऐसी व्यवस्था थी जहां किसानों को कुछ समय के लिए बागानों में ही खेती करने की आजादी थी। 1921 में बर्मा या म्यांमार के थर्रावाड़ी डिवीजन से यह चित्र लिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार की ये टोंगिया खेती को भी आप याद रखना। यहाँ पर जो है देखिए किस प्रकार जो है डंडों से जो है छेद किया जाता है जमीन में, फिर छेद करके उसमें जो है बीज डाल दिए जाते हैं, बीजारोपण किया जा रहा है। हम बात कर रहे थे झूमिंग कृषि की, तो ये देखिए किस प्रकार जंगलों को जलाया जा रहा है, जंगल के पैंदा या पोदू हिस्सों को जलाना, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो है जलाया जा रहा है, फिर इसके पश्चात जो राख होगी वर्षा के पश्चात उसी राख में जो है बीजारोपण कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें उगाई जाती है, ज्वार बाजरा है, मक्का है, फलियां है, ठीक है, याद रखिएगा। तो झूमिंग कृषि या घुमंतु कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से भी जानते हैं, ये बात भी हम कर चुके हैं। यूरोपीय वन रक्षकों की नजर में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था, यानी कि जो यूरोपीय वन रक्षक है, यूरोपीय वन रक्षकों को लगता था कि जो झूमिंग खेती है, घुमंतु खेती है, यह क्या है, एक प्रकार से वनों के लिए नुकसानदेह है, वनों के लिए सही नहीं है। ऐसी जमीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जाएंगे, क्योंकि जो यूरोपीय वन रक्षक है उन्हें अपने व्यापार के लिए, उद्योग के लिए, है ना, रेलवे निर्माण के लिए, जहाजों के निर्माण के लिए सख्त मजबूत लकड़ी चाहिए थी। और उनका मानना था कि अगर इस प्रकार जो है झूमिंग खेती होती है जिसमें जलाया जाता है पेड़ों को, उसके बाद राख के अंदर जो है पेड़ लगाए जाते हैं, तो ऐसी जगह पर जो है इमारती लकड़ी जो है वाले पेड़ नहीं लगाए जा सकते। इसलिए घुमंतु खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था। सरकार ने घुमंतु खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। अब सरकार जो है वो घुमंतु खेती पर भी रोक लगाने का प्रयास कर रही है। क्यों? क्योंकि सरकार को घुमंतु खेती से जो है मजबूत इमारती लकड़ी नहीं मिलेगी, साथ ही लगान जो है उसका हिसाब रखने में भी बड़ी मुश्किल आ रही थी। चलिए, अब घुमंतु खेती पर अगर बैन लगा दिया जाएगा तो उसके भी बहुत बुरे प्रभाव पड़ेंगे। परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों से विस्थापित किया गया, कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा और कुछ ने छोटे बड़े विद्रोह के जरिए प्रतिरोध किया। अब देखिए, जो लोग जो है खेती करते थे, अब उन खेती से वंचित कर दिया जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो कुछ और काम करेंगे। तो बहुत से लोगों ने जो है अपना पेशा ही बदल लिया, बहुत से लोग विस्थापित हो गए, दूसरी जगह चले गए, ठीक है, और बहुत से लोगों ने छोटे मोटे जो है विद्रोह किए। हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले भाग में देखेंगे वन विद्रोह, है ना। तो वनों के लिए किस प्रकार विद्रोह है उसकी भी हम बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं शिकार की आजादी किसे थी, यानी कि अब हम देख रहे हैं कि जंगलों का जो है वर्गीकरण हो चुका है, आरक्षित वन हो चुके हैं, है ना, अलग अलग 3 कैटेगराइज जो है जंगलों की हो चुकी है। अब शिकार कौन कर सकता था? देखिए, वन कानूनों के पहले जंगलों में रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करते थे। यह पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई। अब आप सभी को पता है, जैसे आरक्षित वन है, आरक्षित वन जो है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छे वन होते थे। अब आरक्षित वनों के अंदर जो है लोगों का प्रवेश जो है अब बंद हो चुका है।
गांव वालों का प्रवेश बंद हो चुका है। ठीक है, अब वो जो छोटा मोटा शिकार करते थे हिरन तीतर का, वो भी अब वो नहीं कर पाएंगे। अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाता था। अब कोई अवैध शिकार करेगा, चोरी छिपे शिकार करेगा तो उन्हें दंडित भी किया जाएगा। हम देख रहे हैं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया था। शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि कई प्रजातियां लुप्त हो गई। यानी कि औपनिवेशिक शासन के दौरान हम देखते हैं कि बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया जाता था। बाघ है ना, हाथी है, ऐसे बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया जाता था। लेकिन शिकार के तहत जो है इतना ज्यादा शिकार किया गया कि बहुत सारी प्रजातियां जो है लुप्त हो चुकी थी। जॉर्ज यूल अंग्रेज अधिकारी है जो कि बाघों के शिकार के लिए जाना जाता था। उसने अकेले नहीं लगभग 400 बाघों का शिकार किया था। अंग्रेजों की नजर में बड़े जानवर जंगली, बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। तो इस प्रकार ये एक बहाना अंग्रेजों का था और इस बहाने के तहत उन्होंने जो है बड़े जानवरों का शिकार करना शुरू किया। बड़े जानवरों को शिकार उन्होंने जो है बड़े स्तर पर किया, बड़े पैमाने पर किया। बाघ है, भेड़िए हैं और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इनसे किसानों को खतरा है ना, और जो शिकार करेगा उन्हें इनाम भी दिया जाएगा, है ना। तो देखिए 1975 से 1925 के बीच मारे गए जानवर, अब यहां देखिए 80,000 से ज्यादा बाघ मारे गए, 1.5 लाख से ज्यादा तेंदुए और 2 लाख से ज्यादा भेड़ियों का जो है शिकार किया गया। अब ये देखिए औपनिवेशिक शासन के दौरान कितने जानवरों का जो है शिकार भी यहां पर किया जा रहा है। आम लोग जो बेचारे छोटा मोटा शिकार करके अपना पेट पालते थे उनको तो अब जो है बैन कर दिया गया है, और ये जो औपनिवेशिक शासन के दौरान जो अंग्रेज अधिकारी हैं वो बड़े बड़े शिकार यहां पर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। इस प्रकार बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज यूल, याद रखना, नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था। और काफी समय बाद जब लोगों का ध्यान गया कि हाँ इस प्रकार जो है बहुत सारी प्रजातियां लुप्त हो जाएगी, तो उन्होंने जो है, हम कह रहे हैं काफी समय बाद, पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, आवाज बुलंद करी। हम यहाँ पर एक बच्चे को देख रहे हैं, मछली मारने वाला लड़का है ना, जो मछली का शिकार करके लाया है। इसी के साथ हम एक ऐसी तस्वीर भी देखेंगे, है ना, जिसके तहत बहुत सारे जो है बाघों को मारा गया है। देखिए नेपाल के में शिकार के बाद लाउड रीडिंग, ये देखिए किस प्रकार जो है बाघों का शिकार किया गया है ना। यहाँ पर जो है बाघों के शिकार के लिए जो अंग्रेज अधिकारी हैं वो बंदूक लेकर अपने साथ रखते थे और स्थानीय लोगों को भी अपने साथ में ले लेते थे, है ना। और जो पेशेवर शिकारी होते थे उनको भी साथ में ले लेते थे, बस उन्हें तो बंदूक चलानी होती थी। पेशेवर शिकारी ने जैसी आवाज लगाई कि बंदूक चलाओ, शूट करो, तो वो शूट कर देते थे और वो मानते थे हाँ भाई मैंने शिकार कर लिया है ना। इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने बाघ जो है लाइन से यहाँ पर मरे हुए पड़े हैं। चलिए, तो इस प्रकार जो है बाघों का, जॉर्ज यूल अकेले नहीं लगभग 400 बाघों का शिकार किया था। ठीक है, नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। अब देखिए जो गांव के लोग हैं उन्हें जंगलों में जो है उनका काम जो है, उनकी छोटी मोटी जो आय होती थी जंगलों से प्राप्त वन संपदा से, अब वो बंद हो चुकी है। अब वो बेचारे क्या करें, अब उन्हें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। वन कानून के तहत, वन अधिनियम के तहत जो है उन्हें आरक्षित वनों से बेदखल कर दिया गया है। अब वो वहां से किसी प्रकार की जो है उपयोगी वस्तुएं नहीं ले सकते हैं, पेड़ की लकड़ियां नहीं काट सकते, पशुओं को नहीं चरा सकते। तो अब नए नए रोजगार आएंगे, नए नए काम होंगे। देखिए जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो गया था। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसा होने लगा। अब जो खेती वगैरह करते थे, अब उन्होंने जो है अपना पूरा परंपरागत जो व्यवसाय है, परंपरागत जो काम है वही छोड़ दिया, अपने पेशे को उन्होंने बदल दिया। देख रहे हैं 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रह रहे मैनियोक उगाने वाले ब्राजीली अमेजोन के मुंदुरुक समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकत्रित करना प्रारंभ किया। अब देखिए ये एक नया काम इन्होंने शुरू कर दिया। हिंदुस्तान में मध्यकाल से ही आदिवासी समुदायों द्वारा खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, घास, गोंद का व्यापार किया जाता था। इस प्रकार जो आदिवासी हैं वे भी जो जंगलों से प्राप्त उत्पाद है उनका व्यापार करने लग जाते हैं, है ना। उनका व्यापार करते हैं और अपना जो जीवन है, जीविकोपार्जन अपना करते हैं। अंग्रेजी शासन में व्यापार सरकारी नियंत्रण में चला गया। इसी के साथ ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी। इजारेदारी कह दो या एकाधिकार कह दो, ठेके पर देना हम कह सकते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने व पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गई, है ना। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान अंग्रेज खुद का हित चाहते थे, तो स्थानीय लोगों पर बंदिशें लगा दी गई और खुद जो है वन संपदा का खुलकर उपयोग कर रहे थे। आगे हम देखते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरावा, कराचा
व येरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतु समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा। ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों व बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। अब ये जो हम देख रहे हैं मद्रास प्रेसिडेंसी के जो कुछ समुदाय हैं, है ना, उन्होंने भी अपने काम जो है, उनका जो काम था रेगुलर काम, चरवाहे का जो काम था, अनेक चरवाहे थे, वो उस काम को अब छोड़ चुके हैं। और उसके पश्चात जो वो काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अंग्रेजों की निगरानी में, हम कह सकते हैं सरकार की निगरानी में जो है फैक्ट्रियों में, खदानों में, बागानों में काम करने को मजबूर हो चुके हैं। तो इस प्रकार वन अधिनियम बने। वन अधिनियम के तहत जो है वनों का वर्गीकरण हुआ। आरक्षित वनों में आम लोगों का, स्थानीय लोगों को जाना जो है, उस पर बंदिशें लगा दी गई, प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके तहत बहुत सारे लोगों का जीवन प्रभावित हुआ और लोग जो है अब नए नए पेशे अपनाने शुरू कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं, असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल, उरांव व छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द व औरतों को भर्ती किया गया। इनकी मजदूरी जो है, इनकी मजदूरी बहुत कम होती थी और जो कार्य परिस्थितियां हैं उतनी ही खराब होती थी, यानी कि काम करने की जो स्थितियां वो भी खराब थी और मजदूरी भी कम मिलती थी। इस प्रकार लोगों का जो है शोषण हुआ, लोगों को जबरन मजबूरी वंश जो है काम करने के लिए जो है प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि जीवन चलाना है, जीविकोपार्जन करना है, तो मजबूरी वंश उन्होंने काम भी किया। चलिए अब हम देख रहे हैं यहाँ पर नए शब्द में इजारेदारी। इजारेदारी का मतलब है एकाधिकार। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण और चीज हम जानेंगे जो हमारी पुस्तक में है, जानना जरूरी है। यहां है पुतुमायो में रबड़ की निकासी। देखिए अमेज़न के पुतुमायो क्षेत्र में पेरुवियन रबड़ कंपनी, याद रखना कहां की है ये, अमेज़न के पुतुमायो क्षेत्र में, है ना, जो कि ब्रिटिश व पेरुवियन साझे में काम कर रही थी। इस कंपनी द्वारा रबड़ की निकासी हुइतोतोस कहे जाने वाले स्थानीय इंडियनों की बेगार पर निर्भर थी। यानी कि ये जो स्थानीय इंडियन है, इन्हीं के काम के माध्यम से जो है ये लोग जो है रबड़ की निकासी किया करते थे। ठीक है, तो ये बात भी याद रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि हमने इस पूरे भाग में क्या सीखा। हम देखते हैं कि हमने वैज्ञानिक वानिकी के बारे में जाना कि किस प्रकार जो है वनों को जो है एक तरीके से, जैसे भी जो बड़े बड़े वन है ना, उन्हें एक सीध में लगाए जा रहे हैं, एक प्रकार से बागान बनाए जा रहे हैं, है ना, सबको कतार से जो है एक ही लंबाई वाले समान पेड़ों को एक कतार से लगाया जा रहा है। हमने वैज्ञानिक वानिकी को जाना, वैज्ञानिक वानिकी ने किस प्रकार के बागानों को, किस प्रकार के वनों को प्रोत्साहन दिया, हमने वो जाना। हमने जाना वन अधिनियम और लोगों का जीवन, कि वन अधिनियम बनने के पश्चात लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित हुआ। तो मैंने आपको बताया कि वन अधिनियम बने, लोगों के जो पेशे छूट गए, लोगों को आरक्षित वनों में जाने से रोका गया, लोगों को रोजमर्रा के जीवन में जो काम आने वाली चीजें थी वो मिलना बंद हो गई, है ना, बहुत सारे लोगों को विस्थापित कर दिया गया, बहुत सारे लोगों ने अपना पेशा बदल लिया, लोग जबरन जो है फैक्ट्रियों में काम करने को जो है मजबूर हुए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने जानी है। चलिए अब मूल्यांकन कर लेते हैं, मूल्यांकन करना जरूरी है। देखिए देश के पहले वन महानिदेशक कौन थे, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ऑप्शन एक है फ्रांस का कैल्विन, बी है जर्मनी का ड्राइटिच ब्रैंडिस, फिर है रूस का निकोलस, और फिर है इनमें से कोई नहीं। तो जर्मनी का ड्राइटिस ब्रैंडिस याद रखना, जो कि देश के पहले वन महानिदेशक बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी, 1850 में, 1853 में, 1860 में या 1864 में। तो 1864 में जो है भारतीय वन सेवा की स्थापना की जाती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां हुई थी, देहरादून में, कोलकाता में, दिल्ली में या मुंबई में। तो देखिए देहरादून में जो है इस स्कूल की स्थापना होती है, इस इंस्टीट्यूट की स्थापना होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज यूल बाघ के शिकार के लिए प्रसिद्ध था, सत्य है या असत्य है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, अकेले जॉर्ज यूल ने ही जो है लगभग 400 बाघों का शिकार किया था, ये बात हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सबसे अच्छे वन डैश 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 कहलाते थे। तो आरक्षित वन, आरक्षित वन कहलाते थे, याद रखिएगा। तो इस प्रकार ये भाग हमारा पूरा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में, धन्यवाद।